नमस्कार। लिटिल थेस्पियन के दर्शकों और श्रोताओं को आज की शाम का एक अनमोल तोहफा हम आपके समक्ष हमारी प्रिय त्रिपुरारी शर्मा मैम को लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हिंदी के नाटककारों पर चर्चा करेंगे, तो आज पहली कड़ी में लीजिए आपके समक्ष उपस्थित हैं प्रिय त्रिपुरारी शर्मा मैम। मैम, आपका स्वागत है लिटिल थेस्पियन में। थैंक यू उमा। यस मैम। आपको मुझे आप दर्शकों को मुझे बताते हुए खुशी होगी कि त्रिपुरारी शर्मा मैम का जन्म 31 जुलाई 1956 में हुआ था और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद एनएसडी से 79 में इन्होंने डिप्लोमा पूरा किया। इन्होंने कई नाटकों का लेखन किया है और निर्देशन भी किया है। साथ साथ पूरे देश और विदेश में थिएटर समूहों के साथ जुड़ी हुई हैं। किशोर बालिकाओं के विषय पर उन्होंने लघु फिल्में भी लिखी हैं और को डायरेक्शन भी दिया है। इन्होंने पाकिस्तान, नॉर्वे, इंग्लैंड की यात्रा की और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी यात्रा की, जहां पर 1988 में पहली नाटक का सम्मेलन में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इन्हें 1990 में रंगमंच के में निर्देशन के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2013 में, और 1990 में इन्हें सांस्कृतिक पुरस्कार दिल्ली से माफ कीजिएगा, 1986 में दिल्ली नाट्य संघ द्वारा सांस्कृतिक पुरस्कार दिल्ली से सम्मानित किया गया और 1990 और 2013 में रंगमंच के में निर्देशन में इनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखित बहुत से नाटक हैं। अक्षय, पहली, रूप अरूप, विक्रमादित्य, कन्यासन, विरसा मुंडा, काठ की गाड़ी, रेशमी रुमाल, पोशाक, सजा, सन 57 का किस्सा। हम इनके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी हमारे पास है कि अगर मैं पूरा का पूरा बताती जाऊंगी तो वो मजा खत्म हो जाएगा। तो हम दी के साथ, मैम के साथ ही, इनसे ही हम एक एक करके बातें हम जानेंगे। मैम, आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे दर्शक, खासतौर से रंगमंच के सभी विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि रंगमंच के प्रति आपका आकर्षण कब और कैसे हुआ? कॉलेज से हुआ। अच्छा। उससे एक्चुअली कॉलेज में भी मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं किया, बट आई गॉट इंटरेस्टेड इन थिएटर। हमारे कॉलेज में बीएम शाह, बलराज पंडित, ये लोग आए थे। इन्होंने वर्कशॉप्स करी, प्रोडक्शंस करी, तो इन लोगों के माध्यम से उसमें जिज्ञासा पैदा हुई। अरे हाँ, और मैंने क्यों थिएटर किया या एनएसडी ज्वाइन किया, ये मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑनेस्टली आई न्यू हार्डली एनीथिंग। और मुझे लगता है आजकल जैसे सिलेक्शन होता है रिगरस, तो ऐसा होता तो नंबर नहीं आता। अच्छा। दरअसल आपकी जिज्ञासा ने आपको रंगमंच की तरफ आकर्षित किया, लेकिन रंगमंच ही क्यों? आप नृत्य है, संगीत है, पेंटिंग है, रंगमंच ही क्यों? एक तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था जी, पर आप सही कह रही हैं, मुझे डांस म्यूजिक के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था जी। पर ये है कि ये क्योंकि एक लाइव मीडियम है, लोगों से कनेक्ट करता है, तो वो इतना जरूर थी। क्योंकि मुझे लिखने का शौक था और मुझे लगता था कि केवल कागज पर लिखने की बजाय मंच पर लिखा जाए
तो लोगों तक पहुंचा जाए या लोगों जी, हुआ जाएगा। तो जी, शायद ये कारण था कि जो लेखन है वो कागज तक सीमित ना रहकर सीधा हवा में आए। जी, 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 ये बहुत अच्छी बात कही क्योंकि इसका मतलब है कि आपके लिखने के शौक ने आपको रंगमंच पर आपको लेकर आया और ये सच में रंगमंच का सौभाग्य है कि आप हमें मिली। मैम, आपको रंगमंच की दुनिया में आपके साथी कौन-कौन रहे? आपके परिवार से आपको कैसा सपोर्ट मिला या रंगमंच की ही फ़ील्ड में आपको आपके साथी कौन रहे? परिवार में उस समय किसी ने थिएटर पहले किया नहीं था जी, और आई थिंक इट वाज़ अ बिट ऑफ अ शॉक अच्छा। क्योंकि माय फादर हैड थिंग्स वर्कड आउट क्वाइट वेल। तो मेरी ओके, एक बहन कॉलेज में पढ़ाती थी, एक बहन डॉक्टर हैं और मेरे भाई इंजीनियर। तो मेरे लिए आईएएस सोचा गया था और अगर जी, आईएएस नहीं तो क्योंकि लिखने का शौक है तो कहीं अखबार में एज अ जर्नलिस्ट। जी, तो ये मैं तो जी, सोचा नहीं था। जी, तो जी, तो खलबली तो हुई। अच्छा। और रंगमंच जब आप रंगमंच में आ गई तो फिर यहाँ आपके साथी, आपकी वो सपोर्ट करने मेरी वाले दोनों बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, मतलब हमारी जो दोनों सिस्टर्स हैं मेरे से जी, बड़ी हैं और जी, मेरी मदर ने भी क्वाइटली किया, बट बोथ अच्छा, माय सिस्टर्स टू डेट मेरी सबसे ज्यादा मतलब सपोर्ट मुझे वहां से जी। मिला। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं आपकी शिष्या तो कभी नहीं रही, लेकिन आपका और मेरा जो शुरुआती इतिहास है वो लगभग एक जैसा है। लिखने का शौक मुझे रहा, परिवार से पहली मैं निकली जो रंगमंच में और सबके लिए बड़ा शॉकिंग हो गया कि ये तो नौटंकी करने जा रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। रंगमंच में आपको किनका साथ मिला? रंगमंच में आने के बाद? रंगमंच में मुझे साथ मिला राइट फ्रॉम हमारे इंटरव्यू में जो लोग थे, जी, राइट फ्रॉम देयर, जैसे रुद्र प्रसाद जी, जी। he was there. He still remembers me as the वाह! cheeky girl who रुद्रदा walked को हमारा प्रणाम, रुद्रदा बहुत into सपोर्टिव the हैं। interview hall and जिसको कुछ आता जाता नहीं था। तो अलकाजी जी जो हमारे डायरेक्टर थे उस समय, जी, was जी, very supportive. हाँ, हालाँकि मेरा जो है बहुत एकेडमिक इंटरेस्ट था, मतलब मैंने हुँ, पढ़ लिखा था पर मैंने किया नहीं था। जी, But I appreciated that quality. जी, And Nibhaji, Rita Kothari Ganguly, uh, जी, you know, everyone was very supportive. उसके वेरी बाद सपोर्टिव। Dr. Bajaj, Mr. Karant, you know, they were very supportive. जबकि हम काफी धीरे-धीरे ही सीख रहे थे। जी, मिस्टर एचवी शर्मा थे, तो वो हमारी हाँ, क्राफ्ट की क्लास लेते थे। तो वो कहते हुँ, थे, तो मेरे को पता नहीं था, मैंने फेविकोल लिया और सारे मैं निकाल का सर अब चिपका दूँ। तो ही सेज लेटर मुझे लगा कि ये लड़की क्या करेगी, हाँ, आगे जाकर। पर जब मैंने इसका ग्रीक थिएटर का प्रोजेक्ट पढ़ा, तो फिर जी, मुझे कुछ अकल नहीं हुई कि ये कुछ काम की निकल सकती है यहाँ से। तो इस तरह से आई थिंक द टीचर्स आर वेरी अफेक्शनेट, वेरी पेशेंट और तो उस तरह सपोर्ट मिला मुझे अपने बैचमेट से। अशोक हैज डन सो मेनी ऑफ माय सेट्स, डॉली हू डिड द बहू में हुँ, डॉली आलूवालिया ने रोल किया। तो आई थिंक बहुत ऐसा अच्छा जी, ये नहीं आपका बहुत अच्छा लग रहा है कि सहयोग जब किसी से मिलता है और अपने क्षेत्र में, तो हमारे काम में बड़ी मजबूती आती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल जी, आती है जी, जी, क्योंकि हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। जी, हमें जी, जी, हम लोग 4 लोग मिलकर ही कोई चीज़ खड़ी कर सकते हैं और 4 लोगों की सलाह से ही किया जा सकता है। और शुरू में लोगों ने सहयोग दिया, मैं अब भी सोचती हूँ
मुझे थोड़ी हैरानी भी होती है, क्योंकि इनिशियली मैं बहुत हेडस्ट्रॉन्ग, आई वॉज अ वेरी हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन। मुझे याद है मैं जब कानपुर में कथा नंदन की डायरेक्ट कर रही थी और मैं एनएसडी से निकली थी, तो मिस्टर सत्यमूर्ति जिनका दर्पण ग्रुप है उनके लिए वो कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो 7 दिन चाहिए सेट और मतलब सेट इन दी ऑडिटोरियम, 7 दिन चाहिए कि इतनी कोरियोग्राफी है। तो उन्होंने तो मेरी तरफ देखा और अब मैं सोचती हूँ कि मैंने ये कहा भी कैसे, बट उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम में नहीं, अगर सेट बाहर लगवा दे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक स्कूल कंपाउंड में मुझे 7 दिन सेट दिया और उन्होंने कहा कि जो चाहिए मैं करूंगा, पर प्रोडक्शन should do justice to the production, clear hand। तो आज भी कानपुर में लोग कथा नंदन जी को, जो उस पीढ़ी के लोग हैं, वो याद करते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी कि तुम्हें जो चाहिए आई विल प्रोवाइड, बट द प्रोडक्शन शुड बी समथिंग दैट पीपल इन कानपुर विल लव। मतलब कानपुर गिफ्ट होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। और वो मेरे ऊपर इतना बड़ा वो रहा कि मतलब ऐसा वैसा नहीं हो सकता। नहीं जी, वर्क वेरी हार्ड, एक्टर्स वर्क वेरी हार्ड, और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी पहले। जी आप अभी भी हैं। नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे ही करो वैसे ही करो। तो तो मैं कई बार अब जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ताज्जुब भी होता है, क्योंकि आज मैं ये बात किसी भी थिएटर वाले से नहीं कहूंगी कि मुझे 7 दिन सेट चाहिए। आई वुड नेवर। मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू जो हमारे विद्यार्थी सुन रहे हैं और रंगमंच से जुड़े लोग जो सुन रहे हैं, उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपकी दृढ़ता है अपने काम के प्रति, उसी से आप अपने काम को एक सकारात्मक और एक खूबसूरत रूप दे सकते हैं। मैम ने बहुत अच्छी बात कही, और मैम आपके बारे में तो एक मजेदार बात मुझे पता चली कि आपने कहा कि कहीं पर कि पहले लोग मुझे देखकर कहते थे कि इसे क्या हो गया है, और अब बड़े लोग मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं कि मुझे क्या हो रहा है। तो ये आपकी दृढ़ता के कारण शायद लोग बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं कि शायद ये एक स्त्री होने के नाते भी शायद कि स्त्रियां या लड़की बड़ी कमजोर होती है और वो ये सब नहीं कर सकती, इतने दृढ़ता पूर्वक कोई काम नहीं कर सकती। अब बस इतिहास में हमने झांसी की रानी को पढ़ा है, बाकी तो आम जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। मैम आपने कहा कि आप पहले दुनिया को समझना चाहती थी और फिर आपकी ख्वाहिश हुई कि एक नई दुनिया बनाई जाए, क्यों मैम? मतलब दुनिया को समझना इसलिए चाहती थी क्योंकि दुनिया क्योंकि दुनिया को समझना जरूरी है, और बहुत सी चीजें उसमें ऐसी हैं जो कि हमारे मन की नहीं है जी, पर वो हमको अफेक्ट करती हैं। जी, और क्योंकि हमें अफेक्ट करती हैं इसलिए उनको थोड़ा समझना जरूरी है, जी, नेसेसरी। और तो समझे बगैर चला नहीं जा सकता, इसलिए समझना, इसलिए भी समझना जरूरी है। लेकिन फिर लगा कि अपनी दुनिया बनाई जाए जिसमें अपने मन के मुताबिक चीजों को रखा जाए, खेला जाए, किया जाए। उसको आप बहलाना भी कह सकते हैं, बट टू यू नो क्या थिएटर में अपने मन की दुनिया बनाना आसान रहा या है? नहीं, थिएटर तो देखिए उसमें जो गुजरने का प्रोसेस है वो तो कठिन है, क्योंकि एक तो कम लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सीमित हैं,
जी। और काम के लिए अपने लिए जगह बनाना बहुत आसान नहीं है। तो नहीं। वो कहीं स्ट्रगल है, कहीं कहीं आड़ से हम काम करते हैं, कई जी, तरीके ढूँढते हैं अपना काम करने के लिए। लेकिन जब हम जी, काम कर रहे होते हैं जिस वक़्त, जी, उस दौरान तो हम अ, अपना सपना देख सकते हैं। मतलब इतनी जी, कठिनाई से अगर हम गुज़र रहे हैं जी, और दिक्कत के बाद काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको खींचती है आगे की तरफ, जी, आपको पुल करती है और वो थोड़ी देर के लिए ही सही आप रियलिटी को अ, थोड़ा बहुत खेलना चाहते हैं उसके खेलना। साथ। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही मैम। आपको नाटक लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? नाटक मुझे कई बार लगता है कि मैं एनएसडी शायद इसीलिए गई कि मैं अच्छा, नाटक आई मीन आई जी, डोंट नो आई एम नॉट सेइंग दिस वाज़ अ वेरी कॉन्शियस काइंड ऑफ थॉट लेकिन मतलब वहाँ पर रहते हुए सब चीज़ें सीखते हुए मैंने अपना पहला नाटक एनएसडी में रहते हुए ही लिखा था बहू और अच्छा, एनएसडी में ही खेला था एज माय थर्ड ईयर फाइनल प्रोडक्शन तो देन आई थिंक आई वाज अराउंड 22 एट जी, 22 23 के आसपास व्हेन आई अच्छा, रोट हाँ हाँ जब मैंने बहू लिखा खेला और अपने बैच के एक्टर्स के साथ उसको किया था तो ये बहू जो है ये हमारा जो एंसेस्ट्रल घर है उसकी बैकड्रॉप पर है और कैरेक्टर्स कुछ देखे हुए हैं और कुछ फिक्शनलाइज्ड हैं और जी, बहू एक ऐसी महिला की कहानी है जो अ, एक विधवा है लेकिन वो जी, अपने जीवन जीने के सारे अधिकार चाहती है जी, तो उस तरह की एक कैरेक्टर को लेकर मैंने इस नाटक को रचा था और तो सेकंड ईयर के दौरान मैंने इसको कंप्लीट किया था और जी, अ, उसमें बहुत सारे मेरे अपने एसोसिएशंस भी हैं और हमारे परिवार के भी हैं लेकिन वहाँ तक सीमित नहीं है और कहीं न कहीं वो एक प्रिय नाटक भी है। वो अच्छा, आज हाँ, क्योंकि क्योंकि पहला नाटक प्रिय होता पहला है। नाटक है और थोड़ा बारीकी से लिखा भी क्योंकि हाँ, तभी नाटक विद्या सीख रहे थे, नाटक की जी, विद्या। तो उसके जी, बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देना एक किस्म से पूरी कोशिश थी कि हर चीज़ बहुत ध्यान से और बहुत गढ़-गढ़ के जी, उसको बनाया जाए, लिखा जाए और फिर सेट डिज़ाइन के लिए मैं और अशोक वहाँ भी गए थे, मेरे घर गए, पूरा सेट कैसा हो और उसको हमने ललित जी, कला अकेडमी का जो पीछे ओपन स्पेस है एनएसडी की बैक साइड हुँ, में, वहाँ पर ओपन में खेला था। तो मुझे याद है प्रोफ़ेसर बजाज कारन जी उन्होंने बहुत आई मीन कारन जी ने सपोर्ट मतलब ही एप्रिशिएटेड द प्ले लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इसको अपने ड्रामा प्रोडक्शन में नहीं कर मतलब एग्ज़ाम के लिए नहीं कर सकती हो अच्छा, क्योंकि क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ नंबर इंटरप्रिटेशन के होते हैं। हुँ, तो अपनी चीज़ में इंटरप्रिटेशन के नंबर कैसे हों? अपनी चीज़ अच्छा, तो तुम जानते हो। तो मैंने कहा देखो मैं तो कर रही हूँ और हाँ, मैं ये कर रही हूँ और आपको जो करना है और जो आपका हिसाब है, तो जी, आप वैसे कीजिए। जी, पर मतलब देयर वाज़ एप्रिसिएशन फॉर द प्ले बट देयर वाज़ आल्सो द लिमिटेशन जो भी था। बट आई थिंक वी प्लेड इट फेयर. I did what I felt I should do क्या and बात है! बहुत सुंदर बात है। मतलब कि कितनी अच्छी बात जानने को मिली हमें। आपने एक बार एक जगह ये भी कहा था कि कोई भी ऐसी बात जो कुछ एक शब्दों में कही जा सके वो नाटक के विषय नहीं हो सकती। तो फिर नाटक के विषय आपके अनुसार क्या हो सकते हैं? नहीं अंततः तो
मतलब ये है कि ये नहीं कि मेरा मतलब ये है कि नाटक, हर विषय पर नाटक नहीं बन सकता जी, और हर चीज नाटक का विषय नहीं होती। वो कविता का विषय हो सकती है, कहानी, मतलब हर विषय भी अपना एक रूप मांगता है। जी। तो मेरे ख्याल से जहाँ अ, मतलब ये नहीं हो सकता कि आपको कोई भी विषय दे दिया जाए और आप उस पे झट बैठ के नाटक लिख दें। सही कहा मैम, सही कहा ऐसा आपने। नहीं हो सकता। जो जी, आपको लगता है और जहाँ आपको नाटक बनता दिखाई देता है, उसी पर आप नाटक कर लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो जी। और जहाँ आप कई पहलू हों, वो जी, और भी इंटरेस्टिंग विषय हो जाता है नाटक सही, के लिए। जी। मैम आपके नाटक लिखने की मतलब नाट्य लेखन का जो प्रोसेस है, उसके बारे में आप कुछ बताएँ? आपका अपना प्रोसेस। मेरे एक प्रोसेस तो नहीं है। जी, अ, एक तो है जैसे आपको कोई चीज़ स्ट्राइक करती है और फिर आप उस पर बैठकर पहले कुछ लिख लेते हैं और फिर धीरे-धीरे वो चीज़ भरने लगती है और आपके जो किरदार हैं वो वो अपने कई पहलू खोलने लगते हैं, तो आप उसको फिर पकड़कर या देखकर या समझकर उसको लिखते जाते हैं। तो इस तरह से लिख लेते हैं। कई बार एकदम बन जाता है नाटक, कई बार बहुत समय लगता है, सालों-साल भी लग जाते हैं। तो और मैं डिवाइस भी करती हूँ एक्टर्स के साथ और एक्टर्स के साथ मिलकर भी नाटक रचने की मेरी प्रक्रिया रही है कि जहाँ उनके साथ करते हुए मैं स्क्रिप्टिंग भी कर लेती हूँ साथ-साथ। तो और हर विषय को एक ही तरह से नहीं लिखा जा सकता है। कुछ होते हैं जो बहुत पर्सनल और इंटेंस तरह के होते हैं विषय जो आप अपने एकांत में ही लिख पाते हैं। कई बार आप ऐसा विषय भी ले लेते हैं जो आपसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको लगता है कि इस पर नाटक बनाना या लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में फिर आप सहयोग लेते हैं। आप एक्टर्स की मदद लेते हैं, दूसरे लोगों की मदद लेते हैं और उनकी मदद से फिर आप चीज़ों को का फेर-बदल करके उसकी रचना करते हैं। एंड कुछ जो हैं सोचते, समझते, दुनिया को देखते किसी व्यक्ति से शुरू होकर भी अपना आकार बना लेते हैं। तो जी, नाटक में कई तरह के शुरुआत का बिंदु मतलब विभिन्न तरह के बिंदु होते हैं, जो फिर धीरे-धीरे आकार बनाने लगते हैं और बढ़ते जाते हैं। जी, जी, जी। अ, अभी मैं आपसे बात जब कर रही हूँ तो मैंने देखा इलाहाबाद से अनिल रंजन भौमिक दादा ने लिखा आपके लिए कि बादल सरकार जी कहा करते थे, त्रिपुरारी नाम पहले हम पुरुषों का नाम जानते थे, लेकिन त्रिपुरारी को देखकर जाना महिला का भी नाम होता है। ये बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि अ, नाम का भी एक बहुत बड़ा अर्थ होता है और अक्सर जब लोग जब बादल डा ने कहा कि आपको देखकर जाना कि भाई ये महिला का भी नाम होता है तो अक्सर मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं ऐसी जमीन से हूँ जहां पर लोगों ने सबको सबको साथ लेकर चलने की रवायत हमारे बंगाल में देखी जाती है और सारे लोगों का बड़ा मान सम्मान भी किया जाता है। अ, मैम आप के नाटक में आपके किरदार जो किरदार आते हैं
क्योंकि आप कहती हैं कि रंगमंच बनाया जाता है, वो घुल जाता है, वाष्पित हो जाता है, ओस की तरह पानी में छाता है या पानी की तरह। और जब आपका कोई एक हिस्सा क्रिस्टलाइज हो रहा होता है तो उसी वक्त एक और हिस्सा आगे बढ़ने की कल्पना कर रहा होता है। ये एक नाटककार के तौर पे आप जब कहती हैं तो आपके नाटकों में जो चरित्र हैं, जो किरदार है, उनमें भी ये अस्थिरता या बेचैनी या बेईमानीपन, चाहत ये नजर आता है। तो आपके किरदार आपसे ये स्पेस ले लेते हैं या आप उन्हें देती हैं एक नाटककार के तौर पे? जब हम शुरू करते हैं तब शायद हम ये मानकर चलते हैं कि हमें पता है कि हमें क्या कहना है, तो हम लिखना शुरू करते हैं और फिर कहीं एक पॉइंट पर जाकर आप जिस कैरेक्टर से जो उत्तर चाहते हैं, सडनली आपको लगता है कि ये कैरेक्टर ये उत्तर क्यों दे, एंड देर आपका अपना एक सेमीकोलन लग जाता है और आप उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड यू वंडर कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर उसने इस तरह का उत्तर दिया तो ये तो फिर दूसरी राह पे चला जाएगा, बट दैट आंसर टू यू सीम्स कि हाँ वो यही देगा और वो नहीं देगा जो आपने सोचा था। फिर आप उस पर थोड़ा सोचते हैं और फिर जब वो सही लगता है तो आप उसको ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है नाटक बदलने लगता है, या यूं कहें कि वो अपना रास्ता बनाने लगता है, एंड जी देयर यू आर देयर एंड यू आर सीइंग। तो मैं अभी भी मतलब अगर कोई मैं अंत अंत से शुरू अब नहीं करो, मतलब लेट लेट द मतलब जल्दीबाजी में जहां पहुंचना चाहते हो वहां जंप मत करो, जी उसको अपना रास्ता लेने दो। और एक है कि हम समझते हैं और हम कहना चाहते हैं, और एक है कि हम लिखने के दौरान हमें बहुत कुछ समझ में आने लगता है। आने लगता है। जी हाँ, so the writing is a process not just of saying but also of understanding, and I think that also happens कि आपको लिखते हुए बहुत सी चीजों का खुलासा होने लगता है, और जब वो जी खुलासा होता है तो आप आई मीन हम भी सरप्राइज हो जाते हैं कि हाँ इस स्थिति में ये पढ़ते भी हो सकती हैं। जी, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा आपका नाटक जिसमें आपके चरित्र ने आपसे एकदम विद्रोह कर दिया हो कि नहीं, आप जो चाहती हैं वो मैं नहीं करूँगा, और उस विद्रोह के कारण आपको बहुत वक़्त लगा और आपको मज़ा भी बहुत आया हो। कोई ऐसा नाटक जहाँ पे आपके और किरदार के बीच का संघर्ष लंबा चला हो? मैंने ऐसे कई नाटक हैं, लेकिन जैसे ट्रेटर्स एक नाटक है जो अच्छा, जो अजीजन की तरह वो भी सन 57 के ऊपर ही आधारित है, लेकिन वो एक इंडियन सोल्जर अली खान जो ठीक, कर्नल व्हीलर की बेटी के साथ वो बागी था, और पर कर्नल व्हीलर की बेटी के साथ जो चला गया, ठीक, और फिर इसके बारे में कई तरह की अफवाहें हैं, पर एक ये भी है कि अंग्रेजों के कानपुर जीत लेने के बाद भी ये दोनों 12 साल तक कानपुर में साथ रहे। तो मेरे सामने ये प्रश्न था कि ये वापस क्यों नहीं गए दोनों, अली खान अपने घर और ये अपने घर। और मैं इस क्वेश्चन को लेकर मैंने इसको लिखना शुरू किया था कि ठीक। व्हाट केप्ट देम टुगेदर, एंड दैट वाज जबकि उन दोनों की जवाबदेही अपने अपने समुदाय से भी रही। ठीक है। सो एंड देन आई रियलाइज
कि जब दो लोग अपने आप को असर्ट करते हैं और वो अपनी कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई करना छोड़ देते हैं, तो वहाँ वो इंडिविजुअल बनते हैं। और मुझे लगता है ये एक आधुनिक व्यक्ति या आधुनिक सिटीजन की शुरुआत है कि हम अपनी एक नई पहचान दर्ज करते हैं। Not what we are born with, but what we make of ourselves. And so this was an amazing, I mean, I had never, it was not a love story. I mean, one would, it was, but it was not a love story. It was a story of, it became a story of so many levels. तो मुझे और इसमें मुझे कई तरह के उलझने भी हुई उसको लिखते हुए, but I think it was a big learning. क्या बात है। आपके 2 नाटक हमारे लिटिल थिएस्पियन आप जानती कि थिएटर फेस्टिवल 2010 से हमने शुरुआत की थी और कलकत्ता का ये पहला हिंदी में होने वाला नाट्य उत्सव है जो भारतीय स्तर पर हम कर रहे हैं। इसमें आपके 2 नाटक हमारे आए, एक बार 2014 में आया था शाया शटर डाउन और 2016 में आया था मे बी दिस समर। मैंने देखा ये दोनों नाटक ना 2 अलग तरीके में है। जिस इंडिविजुअलिटी की बात आप कर रही थी वो हमने देखा शायद शटर डाउन में एक अकेला आदमी शहर में वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे खोज रहा है, और ठीक उसी तरफ दूसरी तरफ हमने मे बी दिस समर में लिव इन रिलेशनशिप में हमने देखा नाटक। अक्सर ये एक सवाल उठता है कि महिला लेखिका जो होती है, मतलब की जो लेखिकाएं होती हैं वो अक्सर सिर्फ स्त्री चरित्र को ही बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है, लेकिन मैंने देखा है आपके नाटकों में व्यक्ति मुद्दा रहा है। अगर इतिहास भी है तो वहां पर भी व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आपने व्यक्तियों को मुद्दा बनाया। अच्छा ये बताइए क्या ऐसा है, जैसा कि मैंने आपके कई नाटकों में देखा, आपके नाटकों में करेक्टर बहुत कम होते हैं? कुछ नाटकों जी कुछ नाटकों में जैसे बेबी दिस समर में 2 हैं, शायर शटर डाउन में 1 है, तो कुछ में, लेकिन जैसे अजीजुन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं क्योंकि वो पूरा कैनवस सन 57 का है, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। कोठे की जिंदगी है, फौज की जिंदगी है, उन दोनों तरह के लाइफस्टाइल्स और संस्कृतियों का एक तीसरी संस्कृति जो कि अंग्रेजी अफसरों की है, उससे जूझना, उससे लड़ना, एक संघर्ष तक पहुंचना और फिर उसके नतीजों को आत्मसात करना, तो उसका कैनवस बहुत बड़ा है, तो उसमें कैरेक्टर्स भी बहुत हैं। और सन 57 में तो आपने जो वहां पे नायिका प्रधान है, मतलब कि और आपने बहुत ही गजब की नायिका को आपने इसमें इसका मुख्य पात्र बनाया है। हाँ 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 जी हाँ, वो एक हमारे दर्शकों को बताएं। जी रक्कासा है, और ये जो कोठा मतलब परंपरा थी, तो वहाँ उसकी वो वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडिपेंडेंट कोर्टिजान्स, नहीं तो वो किसी राजा के या उसके तहत रहती थी, पर ये क्योंकि छावनी थी तो इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्पेस एक बनाया था। और अगर हम इतिहास जब देखते हैं तो इनमें से कई रक्कासाएं इवन इन दैट एट दैट टाइम इनकम टैक्स पेयर थी, so they were independent kind of entrepreneurs also, apart from entertainers or whatever, so they were also women with business skills apart from other things. तो उस तरह की औरत फिर सब कुछ छोड़कर वो एक स्ट्रगल में, एक शहर की स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो जाती है। जी जी जमीन की स्ट्रगल है, issues of the conscience, and I think that is very interesting कि उसके पास चॉइस थी कि वो अंग्रेजों का साथ भी दे सकती थी, लेकिन she chose not to do that but to be with the सिपाहीज। तो ये उसने बहुत
डेयरिंग चॉइसेस नहीं, और फिर बिल्कुल ही चूड़ी और पायल छोड़ के आप सिपाही की वर्दी पहनना और घोड़े पर सवार होना, तलवार चलाना। आई थिंक टू टच द अदर ऑपोजिट जो आप हैं, उससे बिल्कुल ही एक विपरीत बिंब तक पहुंचने की चाह भी रही होगी। तो जी। इस तरह के क्षण जब समाज में आते हैं तो वो कई तरह की मतलब मुक्ति का वो मतलब बंदिशें और भी होती हैं जंजीर के सिवाय। जी, 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 जी। वो इस तरह मतलब कि की हर व्यक्ति समाज के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण होता है, आपके सन 57 के नाटक में ये है। मैम, मैं इसी से संबंधित जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि आज की पीढ़ी अपने कल्चर और अपने संस्कृति, साहित्य को लेकर बहुत अवेयर है? मतलब कि वो नाटकों को देखकर क्या वो मोटिवेट हो सकते हैं? जबकि हम देखते हैं कि आजकल ना, मैं अपनी क्लास में भी अक्सर ये बात कहती हूँ कि अगर सड़क पे कोई गिर गया है तो उसे उठाने की बजाय आज की पीढ़ी पहले वो फोटो खींच के मोबाइल पर स्टेटस बनाती है। वो फेसबुक पे या फिर ट्विटर वगैरह करती है कि फलाना फलाना ऐसा हुआ, वो बेचारा या बेचारी, और मदद के बाद में तो ये जो कमी आई, जो ये संवेदनहीनता आई है, क्या नाटकों से इस संवेदनहीनता को दूर किया जा सकता है? देखिए, संवेदनशीलता तो मुझे लगता है हमारे समाज में साथ-साथ चली है। जाति प्रथा भी हमारे समाज में रही है। जी, तो हम कठोरता भी रही है हमारे समाज में, और कोमलता भी रही है। तो आज जी, भी मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें हैं, जी, और आज की युवा पीढ़ी में भी संवेदनशील युवक हैं और जी, सोचने और बहुत सी मतलब जो विरोध भी करते हैं बहुत सी चीज़ों का, ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे भी हैं जो जैसा आप कह रही हैं, जिनको एक दूसरा तरीका वो है। जी, मुझे लगता है कि नाटक जो है अ, नाटक एक तरह से स्पेस बनाता है कई तरह के विचार और कई तरह की सच्चाइयों से अवगत होने के लिए, और वो हमारा नज़रिया खोल सकता है और एक संवाद बनाए रखता है। क्योंकि मंच के माध्यम से जो भी होता है, वो सीधा समाज में जाता है, पहुँचता है, जी, चर्चा होती है। तो तो जब हमारे सामने कई पहलू खुलते हैं, तो हमारा केवल मैं, मेरा, वो बड़ा होता है, जी, और हमारे अंदर बहुत सी हमारे दायरे फैलते हैं और बहुत सी चीज़ों को समेटने का हम में हौसला आता है। बहुत अच्छी बात। तो जी, ये ज़रूर नाटक दे सकता है कि हम जी, अपने से अनजान सच्चाई को भी अपने में समेट सकते हैं। ज़रूरी जी, जी, नहीं मेरा जिया हुआ ही केवल सत्य है। वो है, बहुत अच्छी, पर उसके अलावा भी है। जी। अ, अगर हम ये पिछले 2 दशकों की बात करें, 2 दशक बहुत बड़ा समय है, 2001 से लेकर 2020। अब 20 में चाहे जितना भी ये कोरोना की दिक्कतें आई हों, लेकिन फिर भी ये हमारी सदी का एक महत्वपूर्ण वर्ष गिना जाएगा। इस दरमियान नाटक तो बहुत लिखे गए होंगे इन 2 दशकों में। आपको लगता है कि कुछ नयापन नाटकों में आया है, विषय में कोई बदलाव आया है, लिखने में या करने में? एक नाटककार के तौर पर, एक निर्देशिका के तौर पर आप क्या देखती हैं, नए नाटककारों के लिए? हाँ, अंतर है, और मुझे लगता है एक जो सबसे मतलब बिंब बदले हैं, विषय बदले हैं, नाटकों में की जो भाषा है वो पहले से अलग हुई है।
पर मुझे लगता है सबसे बड़ी जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि नाटककार नैरेटिव ढूंढ रहा है। ऐसा जी। लगता है कि वो टुकड़ों टुकड़ों से उलझ रहा है और एक समक्ष रूप या एक समक्ष कहने का नैरेटिव या कथानक उसकी उसकी तलाश में कहीं है। और मुझे लगता है ये इसलिए भी है क्योंकि आज बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार से बाहर हो रही हैं। तो एक लेवल पे क्योंकि नैरेटिव वहां होता है जहां आपके पास जैसे पहले लोग शाम को मिलते थे और आज दिन में क्या हुआ एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। जी। तो आपके दिन की हैपनिंग आपके शाम की नैरेटिव बन जाती थी। बिल्कुल। तो वो हैपनिंग और वो चीज कि मैंने इस चीज के साथ कैसे हैंडल किया या मेरे साथ आज क्या हुआ। लेकिन अगर आप ऐसे ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जैसे शायद शटर डाउन की है कि हर चीज आपको बस से आपका संबंध बड़ा दूरी का है, तो आपके पास ना पावर का जो एहसास है वो आपको नहीं होता है कि ये मैंने किया, वो बस होता जाता है। Then you जी। become mechanical or you are alienated from your immediate life or lifestyle. वो जुड़ाव कम हो जाता है तो आपका नैरेटिव छूटने लगता है। जी। तो मुझे लगता है कि ये एक है कि जब जिंदगी खंडित मतलब जिंदगी के अनुभव खंडित हो रहे हैं तो उसमें जी। एक समक्ष कंप्लीट होल गढ़ना इतना आसान अब नहीं है। लेकिन ये है कि अगर हम मान लें कि नैरेटिव नहीं है तो हम जी। हेलो। हेलो मैम, क्या आप मुझे लग रहा है कि शायद मैम का वीडियो रुक गया है। हेलो। शायद कनेक्टिविटी की परेशानी हुई है और त्रिपुरारी जी कनेक्टिविटी जी से दूर हो गई है, वो अभी जुड़ जाएंगी। ये थोड़ा सा अगर उन्हें फोन हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑनलाइन एक्टिविटी की ये एक दिक्कत है कि हम बेबस हो जाते हैं और मैं उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये दिक्कतें तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। हेलो। हाँ मैम, आप कनेक्टिविटी से बाहर हो गई हैं, दोबारा इन कीजिए ना। हाँ जी 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 जी, ओके ओके। वो दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। हम एक बहुत ही अच्छी गुफ्तगू में थे और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बहुत से रंगकर्मी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तब तक मैं कुछ लोगों के जो व्यूज आए हैं उन्हें पढ़ती हूँ। सुमन भाई ने लिखा है कि मैम का एक और जबरदस्त नाटक है पोशाक, एनएसडी रेपेट्री के साथ किया था और बीच शहर
भी कमाल की कृति थी, बहुत ही समसामयिक। मेरा सौभाग्य है, मैम जुड़ गई हैं। आप जब बाहर हुई तो मैं, सुमन भाई ने आपके बारे में लिखा, मैम वो पढ़ रही थी, आप भी एक बार सुने, बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर से पढ़ती हूँ। सुमन वैद्य भाई ने लिखा है कि मैम का एक और जबरदस्त नाटक है पोशाक, एनएसडी रेpertory के लिए किया था, और बीच शहर भी कमाल की कृति थी, बहुत ही समसामयिक। मेरा सौभाग्य कि दोनों ही नाटकों का हिस्सा रहा। मैम का हर नाटक समाज के साथ साथ व्यक्तियों को झकझोर जाता है, सीधे हर व्यक्ति अपने को जोड़ पाता है नाटक से। मैम के नाटकों की ये जबरदस्त क्वालिटी है, जो कहना चाहती है वो आसानी से दर्शकों तक पहुंच जाता है। ग्रेट मैम। थैंक यू। ये Suman सच। he's been my one of my favorite actors. सुमन भाई ने ये बहुत सही बात कही, क्योंकि कलकत्ता में आपके दोनों नाटकों को लोगों ने इतना पसंद किया, और टीकम गौरी, ये सब बहुत अच्छे एक्टर तो है हाँ, ही, लेकिन आपका निर्देशन और आपकी स्क्रिप्ट कलकत्ता के दर्शकों को आज तक याद है और बहुत पसंद किया था। तो सुमन भाई से तो हम सहमत है कि आप सच में ग्रेट है मैम। आपके निर्देशन में कभी काम करने का मौका मिलेगा, ये लालच तो कोई भी एक्टर नहीं छोड़ सकता, मैं भी नहीं छोड़ सकती। और सपना देखना चाहिए, तो मैं सपने बहुत देखती हूँ कि कभी आपके निर्देशन में मुझे काम करने का मौका मिलेगा, और सुमन भाई की तरह मैं भी कहूंगी फिर हिस्सा रही। जी मैम, आप बता रही थी, वो बात बीच में रह गई थी, आप नाटकों के विषय में और नएपन के बारे में बता रही थी। हाँ, तो मेरे को लगता है ये जो नैरेटिव की तलाश है और नैरेटिव को पकड़ना जितना कठिन होता जा रहा है, मुझे लगता है कि उतना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं कहानी कहने वाले लोग हैं। जी। और कहानी कहने वाले लोग जो हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव और अपना व्यू ऑफ वर्ल्ड वो रखते हैं। तो हमें अगर नहीं भी नजर आ रहा नैरेटिव पहली नजर में, तो हमें थोड़ा और गौर से देखने की जरूरत है कि वो नैरेटिव कहाँ है, क्योंकि अगर हम वो छोड़ देंगे तो बहुत सारी भौतिक चीजें तो हमारे हाथ से निकल रही हैं, पर अगर हम वो भी नहीं पकड़ पाएंगे तो हमारा नजरिया भी कहीं ओझल ना हो जाए। इसलिए बहुत सही बात। ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी तलाश जारी रखें, बहुत तलाश जरूरी। जारी रखें, बहुत बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छी बात हम सबके सामने आई। अच्छा मैम, ये शिकायत हर कोई करता है कि नए नाटक नहीं लिखे जा रहे, क्या आप इससे सहमत हैं? मुझे लगता है नाटक तो लिखे जा रहे हैं, जी। लेकिन और जी, नाटक की जानकारी नहीं फैल पा रही, बिल्कुल सही। और पता नहीं ये जो गैप है ये कहाँ पर है। जी। मतलब पता भी है, मतलब बट नाटक लिखे जा रहे हैं और नाटककार को लगता है कि कोई नाटक ले नहीं रहा, और करने वाले को लगता है कि नाटक लिखे नहीं जा रहे हैं। पर मेरे को लगता है नाटक तो लिखे जा रहे हैं, नाटक की सर्कुलेशन उतनी नहीं हो पा रही, उतने पहुंच नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। स्त्रियां वैसे तो नाटक के क्षेत्र में अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, लेकिन नाटककार, महिला नाटककार, ये संख्या बहुत कम है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। आप क्या कहती हैं कि ऐसा क्यों है? कवियत्री बहुत मिल जाएंगी, लेखिकाएं बहुत मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी में नाटककार स्त्रियां नहीं है, बहुत कम है, क्यों? एक तो जितनी कम हम सोच रहे हैं उतनी शायद कम नहीं है। अच्छा। हाँ,
दूसरा हो सकता है कि ये हो सकता है कि स्त्री प्रधान विषयों के लिए अभी हमारा मंच उतना तैयार नहीं है. That maybe some of those plays are ahead of the times. That could be one reason. और क्योंकि मैं ऐसे बहुत सी महिलाओं को जानती हूँ जिन्होंने नाटक लिखे हैं. वो नाटक उस तरह चर्चा में या सर्कुलेशन में नहीं आए हैं. सो ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर हाँ, वो नाटक पढ़े कम गए हैं और खेले भी कम गए हैं. ये एक जरूर रहा है. और दूसरा ये हो सकता है लेकिन अभी जितनी भी मैंने प्ले राइट वर्कशॉप 1-2 अटेंड करी हैं, उनमें काफी मोर देन 50% पार्टिसिपेंट महिलाएं हैं. क्या बात है. हाँ, सो वुड बी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है, इसलिए जानकारी कम है. हाँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं के पास आज कहने को बहुत कुछ है. जी जी, बिल्कुल सही. तो क्योंकि उनके पास कहने को बहुत कुछ है, तो जाहिर है कि वो नाटक के माध्यम से भी कहना चाहती हैं. या फिर शायद नाटक का क्राफ्ट बहुत अलग है और बहुत कठिन है, इस वजह से कम आ पाती हूँ. देखिए, नाटक का कोई निश्चित क्राफ्ट नहीं है. जी. जरूरी नहीं है कि नाटक एक ही तरह का हो और एक ही तरह के लेखन को हम नाटक मानेंगे. जी जी है ना, कि उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हो, एक ये हो. नहीं, नाटक और हमारे यहाँ तो इतनी तरह के लेखन प्रक्रियाएं और लेखन रूप हैं कि ये बिल्कुल नहीं है. क्योंकि हमारे यहाँ कहानी का भी मंचन होता है, कविता का भी मंचन होता है, उपन्यास का भी होता है. तो ये कतई भी जरूरी नहीं है कि नाटक एक ही प्रकार का हो तो मंच पे खेला जाएगा. तो उसमें बहुत लचीलापन और बहुत आजादी है कि हर तरह के रूप को हम मंच पे ला सकते हैं. कितनी अच्छी बात है. ये तो बहुत आशावादी बात हुई है आज. हाँ, तो नाटक एक ही प्रकार का होता है और एक ही स्ट्रक्चर हो और एक ही तरह से कैरेक्टर्स का आदान प्रदान हो, नहीं, ये तो नहीं है. और मुझे लगता है कि जब हमारा तथ्य बदलता है तो उसके साथ रूप भी बदलता है. और सत्य बदलता है तो रूप भी बदलता है. हाँ, ये आज की कोट लाइन हो गई मैम. चलिए. अजहर ने आपके लिए लिखा, आपको नमस्कार लिखा है और लिखा है कि नाटककार नैरेटिव ढूंढ रहा है. ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा है आपने मैम. तो अजहर ने आपसे सहमति जताते हुए ये बात कही. मैम, ये बताइए कि आप नुक्कड़ नाटकों से जुड़ी हैं, आपकी एक पहचान है. तो नुक्कड़ नाटकों से जुड़ने की वजह और क्यों, कब ये मेरा जुड़ी? बल्कि अब इतना नहीं है, क्योंकि शायद अब थोड़ा उम्र का भी मतलब अब मैं एक्टिविटी अब थोड़ी कम हो गई है पहले से. पर ये मेरा शुरू से ही रहा है कि नुक्कड़ नाटक से जुड़ना. क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, ये जिसने इमरजेंसी देखा और फिर इमरजेंसी के बाद जब हमको सड़क मिली और खुलापन मिला, तो हम तो हर स्पेस को क्लेम करना चाहते थे, हर जगह को क्लेम करना चाहते थे, और हर जगह मतलब हर आवाज शामिल हो, हर आवाज बोले, हर व्यक्ति. यानी सड़क पर भी हमारा क्लेम होना चाहिए और हर आवाज उस पर शामिल होनी चाहिए. बहुत अच्छी बात. तो आई थिंक वो एक किस्म का जज्बा था और उसकी वजह से ये नुक्कड़ नाटक या वर्कर्स ग्रुप्स के साथ या महिलाओं के ग्रुप्स के साथ नाटक करना और मुद्दों पर भी नाटक सड़क पे ले जाना और उनको खेलना या ट्रेन करना ग्रुप्स को, उसके लिए तो ये शुरू से रहा और मैंने इसको बहुत गंभीरता से भी लिया. I mean, it was very serious work for me, very meaningful work for me, and very important
वर्क। तो लिटिल थिस्पिंग के और सभी आर्टिस्ट इसे सुन रहे हैं और आपको अब आज ये बात समझ में आई कि नुक्कड़ नाटक हर रंगकर्मी के लिए जरूरी होना चाहिए। जी मैम। नहीं, अगर वो जज्बा है तो अगर वो आई वुड, जज्बा है, वो जज्बा होना चाहिए। जज्बा होना क्योंकि चाहिए वो। जज्बा होना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सड़क पर भी हमारा क्लेम हो। हाँ, I mean that was the spirit of the times, I think, राइट राइट and राइट we sort of flooded with it. राइट। और तो उसका एक दौर लंबे समय तक चला और उसमें मेरी शिरकत रही। हाँ, जी जी एंड बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये अल्लाह रिपू क्या है? अलारिपू एक ग्रुप है, ठीक। और ये मैंने और लक्ष्मी कृष्ण मूर्ति, जो कि कन्नड़ की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, और उन्होंने और मैंने मिलकर इसको शुरू किया था। वो मेरी एक वर्कशॉप में आई थी और ठीक। उन्हें लगा कि ये जो वर्कशॉप है ये लोगों को खोलती है और लोगों के व्यक्तित्व में बहुत फर्क आता है, तो इसको और कंटिन्यूटी और बेहतर तरह से किया जाना चाहिए, और इसको थोड़ा एक ग्रुप की तरह हम कोशिश इसकी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार जाके करके आ जाओ। तो जी उन्होंने और मैंने मिलकर इसको शुरू किया था और जी ये काफी समय तक एक्टिव रहा। अभी भी मतलब अलारिपू तो है, पर हम्म। लक्ष्मी बैंगलोर में है और मैं अब मैंने उसके बाद एनएसडी ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद मेरी भी अब अलारिपू से उतनी मतलब थोड़ी दूरी है। जी 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 लेकिन अलारिपू एज अ संस्था तो अभी भी है, और हम लोगों ने इसमें पहले कुछ नुक्कड़ नाटक की ट्रेनिंग गांव में ग्रुप्स की ट्रेनिंग करी थी। अच्छा। उसके साथ साथ बच्चों के साथ काम करना शुरू किया था, और उसके बाद जब बच्चों के साथ काम किया तो ये देखा कि शिक्षा में बहुत अभाव है। जी तो अलारिपू की रुझान कैसे क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से अगर बच्चों की शिक्षा में इन्वॉल्व हो सकते हैं हम लोग, तो बच्चों को उससे क्या मिल सकता है, ये एक लक्ष्य बना। तो नाटक के साथ साथ बच्चों की एजुकेशन और बच्चों का खुलना खुलना और खिलना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो काफी काम फिर उस दिशा में चलने लगा, स्कूल एजुकेशन की तरफ। सो जी इट जी। सॉर्ट ऑफ ग्रू इन, उसने फिर अपना डायरेक्शन बनाया। तो मतलब कि सामाजिक चेतना और आप यानी यहाँ पर आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता आपके लेखन में साफ तौर पे नजर आती है। अभी अनिल भाई ने भी आपके लिए लिखा कि कानपुर में फैक्ट्री वर्कर्स के साथ आपने एक नाटक लिखकर फैक्ट्री के सामने मंचित किया था। हाँ, तो एक नाटककार के रूप में आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता और सामाजिक प्रतिबद्धता ये हम सबके समक्ष हमेशा से रही और खुल कर रही। मुझे लगता है कि ये नाटककार का दायित्व तो बनता ही है। मैम ये बताइए कि आप नाटककार भी हैं और आप निर्देशिका भी हैं। तो नाटक लिखना और नाटक करने में क्या फर्क आप देखती हैं? क्या पाती हैं? नाटक जब लिखते हैं तो उसमें आप अपने से एक संसार रचते हैं, जी उसको बनाते हैं। उसके बाद जब आप निर्देशन करते हैं तो फिर आप उसमें और लोगों को आमंत्रित करते हैं कि वो आपके इस काम में और आपके इस विजन में आपका साथ दें और इसको आगे लेके चलें। जी और फिर आपका माध्यम, आपके अभिनेता अभिनेत्रियां आपके साथ जो डिजाइन कर रहे हैं वो सब हो जाते हैं। और फिर आपके लिए वो क्षण बड़ा कठिन होता है जब आप अपनी व्यक्तिगत बात उनसे यू हैव टू शेयर, एंड यू हैव टू टेक देम इन कॉन्फिडेंस, एंड दे हैव टू नो व्हाट इज इन योर हार्ट। एंड आई थिंक
which is what probably a novelist or a poet doesn't have to do, because the book is going to tell it all. But here आपको लोगों के साथ, and you have to find the way you will do it, कि आप कैसे उस व्यक्तिगत चीज को या उस व्यक्तिगत पल को या शब्दों को कैसे आप एक सामूहिक ग्रुप के वो हो जाए, उस प्रोसेस से फिर आप गुजरते हैं। और आप ये तो दिखा नहीं सकते कि आपके लिए इसके साथ कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो एक तरफ आपको ग्रुप में थोड़ा एक अपने काम से एक दूरी भी रखनी है, और एक तरफ वो आपका बहुत नितांत व्यक्तिगत काम भी है। सो आई थिंक दैट इज वेयर द डिफिकल्ट पार्ट लाइज। एक बार वो जब पार हो जाता है, तब तो फिर आपको सब उनके सवाल भी होते हैं, जो भी क्रिटिसिज्म भी होता है, उसके बाद फिर वो आपके साथ, आपके सहचर आपके साथ हो जाते हैं उसको आगे ले जाने के लिए। और कई बार जब वो आपकी कुछ चीजों को समझ लेते हैं, तो वो उसको ग्रो, जैसे आपके कैरेक्टर्स कई बार आपके हाथ से आगे निकल जाते हैं, कई बार एक्टर्स भी बहुत चीजें हाथ से आगे की ढूंढ के लाते हैं, एंड डिजाइनर भी आपके कई बार उसको जो विजुअली एक नई उसमें ले जाते हैं। तो तब फिर लेन देन और उसका एक प्रोसेस शुरू होता है। सो आई थिंक डायरेक्शन इज अ मोर ग्रुप कलेक्टिव थिंग, एंड राइटिंग इज वेरी पर्सनल। और ये दोनों को वो मिलाना, वो एक इम्तिहान तो है। इम्तिहान है। मैम, आपका कोई ऐसा नाटक जिसमें आपके अंदर का नाटककार और आपके अंदर का जो निर्देशक है, दोनों के बीच में फाइटिंग हुई हो? वैसे तो हर एक नाटक में ही होती है। हर एक में होती है। अच्छा। हर एक में ये जो अब मैं किस नाटक, मतलब मैं आपको किस नाटक का मतलब क्या होता है, जैसे सुमन ने पोशाक की बात करी, तो पोशाक नाटक लिखा और फिर जब रेपर्टरी के साथ में कर रही थी, तो उसमें बहुत सी चीजें जब एक एक्टर का जेस्चर कर देता है, तब आपको समझ में नहीं आता अब आप बाकी के शब्दों के साथ क्या करें। तो उस समय आपको लगता है कि ये सब तो इतना एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देना चाहिए। दूसरी तरफ कई बार एक्टर को भी अपनी लाइनों का मोह होता है, कि उनको लगता है नहीं इतनी अच्छी लाइनें हैं, इनको मत निकालो, और खुद को भी लगता है कि इतनी मेहनत से लिखा है। लेकिन आपको एज अ डायरेक्टर लग रहा है कि ये अब जिस तरह मेरे एक्टर्स इसको प्ले कर रहे हैं, इसमें ये एक्स्ट्रा हो रही है। तो देन व्हाट डू यू डू? तो फिर करते करते वो फिर धीरे धीरे बाहर चली ही जाती है समहाउ। तो ये होता है, वो आज 2 लाइन कटेगी, कल थोड़ी सी और कटेगी। वो एक्टर को भी पता है कि वो समय आते आते तक पूरा ही जाएगा, लेकिन थोड़ा हल्के हल्के धीरे धीरे जो है वो जाता है। या फिर वो कहते हैं कि वो फलां की लाइन तो काटी नहीं और हमारी लाइन तो हमको भी लगता है हाँ ये भी गड़बड़ हो रहा है। पर वो धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा होता है वो फिर निकलता जाता है। और कई बार कुछ सीन, कई बार ये होता है कि जो सीन आपको बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड बना है, वो पूरे नाटक के साथ मेल नहीं खा रहा। ये आपको फ्लोर पर कई बार रियलाइज होता है कि अपने आप में ये सीन बहुत पूरा है। ये अजीजुन में भी हुआ था
तो पर ये नाटक अगर यहाँ तक हम ले जाएंगे तो उसके बाद लगेगा कि आगे नाटक खत्म हो गया, फिर आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा। यू नो प्रॉब्लम लाइक से विद जूलियस सीजर, कि वो ऐसे जो है आके खत्म होता है कि उसके बाद आगे का नाटक डायरेक्टर अगर उस मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स उस जो किलिंग ऑफ सीजर है उसको अंडर प्ले करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि पूरा नाटक खींचना है। अगर इसको इतना वहां पहुंचा दिया तो आगे क्या करेंगे। तो सिमिलरली हमको भी लगता है कई बार कि ये सीन अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, बट देन आफ्टर दिस देन आई शुड आइदर स्टॉप हियर और डाइल्यूट दिस। तो उस तरह के जो डिफिकल्टीज होती हैं वो आपको थोड़ी परेशान करती हैं, क्योंकि लिखा तो मेहनत से ही होता है, या हमको हमने मेहनत से लिखा है। तो फिर धीरे धीरे फिर कुछ लेन देन होता है। जी, एक नाटककार, आप एक नाटककार हैं, तो एक नाटककार के अपने पसंदीदा नाटककार कौन कौन है, आपके फेवरेट प्ले राइट्स? लौरिका। वाह, लौरिका कदर का कुनबा। हाँ, लौरिका फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वाज माय द प्ले राइट, बहुत लंबे राइट। हाँ हाँ। फिर हैरोल्ड पिंटर, आर्थर मिलर, गोर्की, चेकॉफ। आई थिंक चेकॉफ ऐसा नाटककार है जिसका नाटक आप जब भी पढ़ते हैं या करते हैं, मैंने सीन वर्क में बहुत बार चेकॉफ के नाटक लिए हैं और हर बार मैंने देखा कि वही नाटक वही सीन कुछ और कह जाता है। जी, महान नाटकों की ये खूबी होती है। दैट इज अमेजिंग कि हर बार आपको लगता है कि अरे ये तो कुछ ये भी है इसमें, ये और भी ये है। भी हो सकता है। तो वो जो आपको बार बार मिलता है उससे दिल नहीं भरता। बहुत अच्छा लगा। अगर आप मेरे विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक इन्हें नहीं पढ़ा है, तो आज आपको पढ़ने की प्रेरणा मिल रही है और आप इन्हें जरूर पढ़ें। ये सारे नाटककार, लौरिका, चेखोव, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नाटककार हैं और आप सबको इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए एक रंगकर्मी होने के नाते। मैम आज जी पिछला सवाल था ना, उसमें मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ। जी 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 पिछला सवाल था आपका कि नाटक और निर्देशक के बीच में जी जो जी 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 मेरा एक नाटक है संपदा। अच्छा जी। संपदा नाटक एक इट इज लाइक यू नो गर्ल मीट्स बॉय, उनकी दे फॉल इन लव, वो घर आते हैं और फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर बड़ी मुश्किल से करती है। उसके बाद द फादर ऑफ द बॉय passes away and the boy takes the place of the father. तो ये नाटक मुझे करीब 20 साल लगे इस नाटक को पूरा करने के लिए, और वो 20 साल मैं आपको हाँ। तो ये नाटक एक लेवल पर बहुत सिंपल सी लव स्टोरी है, सीरियल की कहानी लगती है, और एक लेवल पर ये हर व्यक्ति की कहानी, और क्योंकि वो हर व्यक्ति की कहानी है इसलिए वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक बिंब है, एक इमेज है हमारी लाइफ की, हमारे समाज की, और बहुत कठोर बिंब और इमेज है। तो इसको मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे करूं। कभी उसको रियलिस्टिक उसमें करते हो तो वो इतनी साधारण हो जाती है कि लगता है अरे इसमें क्या नाटक करना है। अगर उसको थोड़ा वो करते हो, पोइटिक वो बनाते हो, तो वो बिल्कुल ही कुछ माइथोलॉजिकल सा बन जाता है। तो इसकी क्या भाषा हो, क्या तरीका हो, क्या वजन से इसको रखा जाए, वो बहुत बड़ी स्ट्रगल रही। और मैंने कई बार इसको छोड़ा कि ये छोड़ देते हैं,
लेकिन फिर कितने लोगों की कहानी जो है वो इस नाटक से मिलती है, so many. So each time I would hear that, I would again get pulled कि नहीं, this is something that should come on stage. And then again I would try. तो इसका फॉर्म ढूंढने में और इसका क्या डायलॉग हो जो कि काव्यात्मक भी हो, लेकिन बिल्कुल इसको कहीं शकुंतला की कहानी ना बन जाए, तो वो भी ना हो, और इट टुक मी वेरी लॉन्ग. एंड उसके बाद जब मैंने बहुत झिझकते हुए भी इसको पहले एक सीन वर्क में किया, फिर स्टूडेंट्स के साथ मैंने इसको किया, और टीकम और राजेश और ये लोग मेरे साथ थे, उसमें मैंने कुछ नहीं बदला. अच्छा. That is one play where I stuck to what was I wanted the actors to जो वो कंडेंस्ड मीनिंग आया है उसको वो कैसे मतलब उसको केयरलेसली नाप करते हुए उसको कैसे नाप कर उसको परफॉर्म करें. That is one where I really felt that no, there is something that this construct has something which the actor should aspire to catch. तो वो एक प्ले है जहाँ मेरा मेरा जो मतलब कि यहाँ पर एक नाटककार बोल रहा है, अभी एक नाटककार की खुशी मैं आपके चेहरे पे देख रही हूँ कि मैंने यहाँ कुछ नहीं बदला. तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में. मीना शर्मा जी ने लिखा कि संपदा कमाल का नाटक है. ओके. हम चूंकि दिल्ली में नहीं रहते हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे नाटकों से चूक जाते हैं, हम नहीं देख पाते सब नाटक, लेकिन पढ़कर सुनकर बहुत अच्छा लगता है और बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. जी मैम, आप आगे कुछ और कह रही थी इसी में. नहीं नहीं, बस इतना ही कि दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, बाकी नो वेयर हैव आई stuck to it, but this was the only one where I actually was a very different approach. जी 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 मैम, आजकल चूंकि पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, पिछले दो वर्षों में ये बहुत तेजी आई है इस मामले में कि वेब सीरीज छाए में है. हाँ. क्या आपको लगता है कि चूंकि हम ये एक जिसको बोलते हैं कि एक शिकायत न कहें या क्या है, डर रंगमंच के समक्ष हमेशा से लोगों के बीच में आया. पहले फिल्मों को लेके डरे, फिर टेलीविजन को लेके डरे, अब ये वेब सीरीज का जो डर है, तो क्या रंगमंच की अहमियत रह जाएगी? लोग जाएंगे मंच पर नाटक देखने के लिए या वेब सीरीज में सिमट जाएंगे? आप सही कह रही हैं, ये कई बार आया. पहले सिनेमा का भय था, फिर जब दूरदर्शन आया, जब टेलीविजन के कई चैनल्स आए, तो कई बार हम लोग इस भय के दौर से गुजरे हैं. जब हमारे बहुत से एक्टर्स मुंबई चले गए तब भी ये एक भय का दौर आया. लेकिन हम देख रहे हैं कि रंगमंच सबसे पुरानी विधा है. जी. ये चली आ रही है और इसका दिल बहुत बड़ा है. जी. इसमें चीजें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, इसमें समा भी जाती हैं और ये चलता रहता है. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक ऐसा मतलब हमारी चिंता ठीक है, क्योंकि हमें ये देखना है कि हम क्या रास्ता अपनाएं या किस तरह से इसको इस दौर से मतलब ये चले. हमारी प्लानिंग, हमारा सिस्टम, that may need some adjustment, some rehandling, remaneuvering. लेकिन संवाद की अभिलाषा तो सबके मन में होती है.
व्यक्ति से संवाद की व्यक्ति भाषा। जी। जुड़ने की इच्छा तो होती है, और जो गर्माहट मंच के माध्यम से दर्शक को मिलती है समाज के रूप में, समूह के रूप में, वो अपने आप में उसकी ललक रहती है। तो बहुत आई अच्छी थिंक बात कही आपने। वो तो रहेगी। जी, जी, संवाद की अभिलाषा और सीधे-सीधे प्रत्यक्ष रूप में दर्शकों से जो गर्माहट का मिलने की जो आकांक्षा, यही रंगमंच को हमेशा ज़िंदा रखेगी। तो आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, लेकिन एक बात है ये भी कि हिंदी में, मैं दूसरी भाषाओं के बारे में नहीं जानती, बंगला के बारे में जानती हूँ कि बंगला में नाटककार, जो बंगला के नाटककार, उनके नाटक बहुत बिक्री होते हैं, वो कमाते हैं नाटक लिखकर। बंगला में अभिनेता भी कमा रहा है, बंगला रंगमंच में। हिंदी में ना नाटककार कमा पाता है नाटक लिखकर, और अभिनेता भी नहीं, मतलब कि रंगकर्मी जो है, हिंदी रंगमंच का जो रंगकर्मी है, वो नाटक करके मंच पर आकर नहीं कमा पाता है आज भी। ये प्रोफेशनल नहीं हो पाया। तो ये दुख की बात लगती है। आप क्या कहेंगी? देखिए, पारसी ने इतना कमाया है जी, पूरा प्रोफेशनल था वो तो। ना? जी, तो जी। ये जो हिंदी रंगमंच के करने वाले लोग हैं, उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिया नॉट टू डू not to do a very populist kind of theatre. ओके। And they have chosen a more difficult path. तो जब आप कठिन रास्ता चुनेंगे तो चुनौतियां तो ज्यादा आएंगी आएंगी, जी। है ना? तो पर ये है कि स्थिति थोड़ी दिल्ली में अभी कुछ महीनों से तो खैर सभी कुछ बंद है, सभी बंदे। पर ऐसे कुछ डायरेक्टर्स हैं जो जब नाटक करते हैं तो उनको हाउसफुल मिलता है. जी। So they are able to, some young directors are also able to work like this. तो ऐसा नहीं है कि दर्शक पूरी तरह से गायब है, जी। दर्शक है. और दिल्ली में यंग ऑडियंसेस भी हैं, जी। young people who are coming to the theater maybe for the first generation of their families coming to theater, ऐसे लोग भी हैं. तो दर्शक कहीं कम हो रहे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं. इस पर सोचा जाना चाहिए कि दर्शक बढ़ें कैसे और उसके लिए क्या किया जाए. आई थिंक दैट शुड बी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे, मतलब हम लोग जब एनएसडी से निकले थे और फ्रीलांसिंग करते थे, और जब हम हर तरह के शहर में काम करते थे, छोटे बड़े, तो मुझे लगता है जो ग्रुप के संचालक थे वो ये जिम्मेदारी लेते थे कि इस नाटक को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा. जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 दिन सेट चाहिए तो ओके, एंड बट वी नीड ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग गुड थिएटर. बट टू कीप द शो रनिंग वो लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे. हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, उसके और शोज कैसे हों. तो ये जो संचालन का पक्ष है, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम अपनी रिहर्सल के बाद जब एक नाटक तैयार करते हैं तो उसको जीवित कैसे रखा जाए. आई थिंक दैट इज एरिया जो क्रिएटिव पक्ष तो हम कर लेते हैं, लेकिन ये जो है व्यवस्था का पक्ष, जी, ये भी आपने आवश्यक बहुत अच्छी बात कही जी, कि क्रिएटिव वर्क तो हम कर लेते हैं, और व्यवस्था का पक्ष लेने के लिए समाज के और लोगों को आगे आना चाहिए. ये जरूरत है, एकदम जरूरत है, क्योंकि ये एक जीवंत पीड़ा है. और इसीलिए मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि हमारे देश में समाज, मतलब कि पूरे विश्व में समाज सेवा
जो सोशल वर्क है ये सारे लोग करते हैं, समाज की आर्थिक विषमता को पाटने का ये एक बहुत बड़ा कारण भी, एक वजह भी होती है सामाजिक कार्यों की। तो मैं कहती हूँ कि जब आपको नेत्रदान है और रक्तदान शिविर है, किताबों का वितरण है, तब ना बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो मैं हमेशा अपने यहाँ के समाज कर्मियों, ये जो समाज सुधारक हैं या समाज सेवक हैं, मैं उनसे इंतजार करती हूँ हमेशा कि आप उस लिस्ट में एक और पॉइंट जोड़ लें कि आपको थिएटर के लिए भी उसका व्यवस्था पक्ष आपको संभालना चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए, ताकि रंगमंच का काम और तेजी से आगे बढ़े। मुझे लगता है रंगमंच का काम समाज का काम है। जी। यू सी, इफ जो सोसाइटी में थिएटर की परंपरा रहती है, वहां लोगों का मानस भी खुला रहता है। बहुत सही बात कही आपने। अगर हम एक खुले समाज चाहते हैं, एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें हम नए विचार आने दें और हमारी सोच कई कई चीजों से गुजरे, तो वहां इसका होना आवश्यक है। और हमें, so it is not for the sake of theater and artists, it is for the sake of society that people of who take social responsibilities in different spheres uh, should feel honored to be of support to something which is so creative and so life generating, uh, voice generating. So I think if a society doesn't do that, then it reflects मतलब सोसाइटी की कमी इसमें रिफ्लेक्ट होती है एक तरह से। तो ये एक अहम तरीका है जिसमें समाज में एक वैचारिक और भावना का एक चलन एक समन्वय, जी जी, विचार और भावना का समन्वय, दोनों जी का एक वो रहता है। जी। बहुत अच्छी बात है आपने कही कि ये चूंकि वाकई ये हमारे मानस का एक परिष्कार, हमारी भावनाओं का परिष्कार करता है। नाटक साहित्य की ऐसी विधा है जहाँ पर हम हर तरह की कला को एक जगह पाते हैं। वीना शर्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि एक लेखक निर्देशक बनता है तो एक सामूहिक विधा बनती है, और उस सामूहिक विधा यानी अभिनेता डिजाइनर जो इनपुट लाता है उसे सकारात्मकता से स्वीकार करना मैम की खासियत है और सक्सेस है। थैंक यू वीणा जी। जी, मैम की इस खासियत से हम आज परिचित हुए और हमारे साथ बहुत सारे लोग आज परिचित हुए हैं मैम से, क्योंकि हम दूर से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान रहे थे। लेकिन अच्छा, सुमन भाई का एक और आ गया, मैं पढ़ने से रोक नहीं पा रही मैम, कि मैम निर्देशन के साथ साथ अभिनय का जो इनपुट अभिनेताओं को देती है वो अमूल्य है। अभिनेता को चरित्र का चित्रण किस तरह करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण संपत्ति जो अभिनेता के लिए सबसे जरूरी है, मैम अभिनेता को दे देती है। इसकी वजह ये भी है कि मैम अभिनेत्री होने के साथ साथ जितना कार्य लेखन और निर्देशन में कर चुकी हैं, उतना ही कार्य अभिनय में कर चुकी हैं, बल्कि ज्यादा। आज रंगमंच में अभिनेता के लिए मैम आवश्यक है। मैम को सुनना सदा सुखदाई है, प्रेरणादायक है। थैंक यू सुमन भाई, आज हम सबके लिए प्रेरणादायी रही हैं मैम, और यही वजह थी कि आज हमने हिंदी नाटककार सीरीज की जो शुरुआत की है वो मैम से की है, क्योंकि मैम हमेशा से मेरी बहुत प्रिय रही है। इनसे बातचीत का मौका बहुत कम रहा, लेकिन आज हम सब बहुत धनी हुए हैं, अमीर हुए हैं मैम से। इतनी देर से हम लगभग 1.5 घंटे से मैम के साथ बात कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला कि समय कहाँ उड़ गया। मैम आपके साथ बात करने में समय का वाकई कहीं पता नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल तो मैं करूं, थिएटर और नाटककार, यानी नाटककार का और रंगमंच का भविष्य क्या है? हिंदी में, हिंदी में नाटककार और हिंदी में रंगमंच, हिंदी का रंगमंच, इनका भविष्य क्या है? मुझे लगता है हिंदी का रंगमंच अब नाटककार
कमी महसूस कर रहा है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इस तरह के वर्कशॉप्स और इस तरह की कोशिशें हो रही हैं कि लोग नाटक लिखें, क्योंकि बहुत से लोगों ने मतलब नाटक कम कर दिए थे लिखने कि तो मैं ये देख रही हूँ कि मंच भी नाटककार को तलाश रहा है, तो नाटककार के लिए जगह फिर बन रही है। ये एक दौर ज़रूर आया था जब कई बार लगता था कि बिना नाटक के भी एक प्रस्तुति बन सकती है, और वो बन सकती है, मैं भी मानती हूँ। पर अब ये भी लग रहा है कि अगर नाटक लिखा हुआ भी मिलता है तो वो भी मतलब दे पीपल वांट टू एक्सप्लोर अ रिटन टेक्स्ट आल्सो, क्योंकि एक लिखित टेक्स्ट की जो अभिनेता को चैलेंज देता है वो स्वरचना के चैलेंज से भिन्न है, और वो वो करना चाहता है। मुझे लगता है अभी हिंदी में उतने मैच्योर एक्टर्स हैं जो एक टेक्स्ट को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड दे वांट। दूसरी बात मुझे लगता है कि मतलब ये जो टेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के लिए एक्टर अब तैयार है और वो इस तरह के नाटक में काम करना चाहता है क्योंकि वो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करना चाहता है। बिल्कुल सही। ये पिछले कुछ समय से नाटक में बिंब दिखते हैं, एनर्जीज दिखती हैं, लेकिन आपको लोग नहीं दिखते हैं। एंड आई थिंक वी आर नाउ मिसिंग पीपल ऑन द स्टेज। हम लोग देखना चाहते हैं, टैंजिबल पीपल, जिनको हम ये कह सकें कि ये फलाना व्यक्ति जैसा है या ये मेरे घर के नीचे वाला व्यक्ति। तो वी आर लुकिंग फॉर पीपल, और मंच पे बिम्ब, एनर्जीज, ये सब बहुत अब मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ दैट, लेकिन लोग कैरेक्टर्स जिनकी आदतें हैं, जिनके स्वभाव कुछ खट्टे मीठे हैं, ये कुछ कम रहा है पिछले कुछ सालों में। और मुझे लगता है कि वो मैं कम से कम बहुत मिस कर रही हूँ द पीपल ऑन स्टेज, and I think maybe we will see more of them on stage। मतलब आएंगे वो, क्योंकि उनकी जरूरी है। और अब जब हम अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं और लोगों से कट गए हैं, तो अब हमें लोग प्रिय हो गए हैं ज्यादा। सही कह रही हैं आप, ये सच्ची बात है एकदम। वही चीजें जो पहले बोझिल लगती थी, खट्टी कड़वी लगती थी, अब हमें लगता है कि वही सही, ऊंच नीच है ना। पर कुछ तो हमारा लेन देन का सिलसिला जारी रहे, तो शायद उस तरह के गर्माहट भरे नाटक जिनमें जिंदगी का ये जो रवानगी है, जिंदगी का जो बहना चलना, उलझना, फिर चलना, ये नजर आए और महसूस हो और रिकॉग्नाइजेबल हो, टैंजिबल हो। आई थिंक वी विल वांट to feel that, not just see it, we want to feel it, so maybe that uh, maybe in the theater। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि उस गर्माहट को हम सभी बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और अचानक में हम सभी दूसरे के लिए वाकई बहुत प्रिय हो गए कि यार जैसा भी हो एक बार मुलाकात तो हो जाए, एक जोर से ठाका तो मारे हम सब मिलकर, एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे की वही चाहे किसी की पहचानी हुई बातें, पर तो आई मे बी दैट विल। तो आने वाला दिन हमारे लिए बड़ा सुखदायी होगा, भविष्य अच्छा होगा। हमारे समाज, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व एक बार फिर से एक नई जिंदगी, एक नई आशा के साथ, नए साहित्य के साथ, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर एक दूसरे से मिलने के लिए सड़क पर आएगा।
त्रिपुरारी मैम के साथ मुझे तो आज पहली बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरी पहली बार इनसे आज इतनी सारी बातचीत हुई है, सिर्फ इनके बारे में सुना था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी आज की कड़ी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई और एक सकारात्मकता, क्योंकि जो भी है अंदर में एक तनाव तो हम हर वक्त पार कर रहे हैं, लेकिन आज मैम की ये मुस्कुराहट और मैम की चमकती आंखों ने जो एक सकारात्मकता दी है, जो ऊर्जा दी है, मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छी चीजों के साथ घर के बाहर जरूर निकल पाएंगे। मैं आप सभी दर्शकों को ये भी बता दूं कि परसों 8 तारीख को हम प्रताप सहगल सर के साथ यहाँ पर फिर हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे और फिर नाटक लेखन के बारे में बहुत सारी बातें उनसे भी जानेंगे। तो मैम, थैंक यू। दिल नहीं भरा, लेकिन समय काफी हुआ है। आपसे इजाजत चाहेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये बातचीत, हमारी ये वार्ता बहुत आगे तक चलेगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। गुड नाइट। तो आपसे भी दर्शकों से हम विदा लेते, मैं और त्रिपुरारी मैम आप से आज विदा लेते हैं। आप सबको शुभ रात्रि, शब बखैर।